2, that is advent of Europeans and consolidation of British power in India. सो इसमें आपके 2 यूनिट्स हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। पहला यूनिट है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर वाइज चलते हैं, यूनिट वाइज इट्स अ बिट डिफिकल्ट। सो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से यूरोपियंस का आगमन होता है, किस तरीके से वो धीरे धीरे मूव करते हैं और फिर इंडिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। सबसे पहले इसमें है द पोर्चुगीज़ इन इंडिया, ठीक है, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। Then we have from trading to ruling, Vasco da Gama. Then we have view of Satish Chandra. Then we have Francisco de Almeida. Then we have a view from Francisco de Almeida. Then Alfonso de Albuquerque. Okay, we will see what it is. Then we have a view from the Gazetteer of India, volume 2nd. Then we have Nino da Cunha. Then we have favorable conditions for Portuguese. Then Portuguese state. Then Portuguese administration in India. Then religious policies of the Portuguese. Then we have Portuguese lost favor with the Mughals. Then we have capture of Hooghly. Then we have decline of the Portuguese. Then we have a view from Alfonso de Souza, the Portuguese governor in India. Then we have significance of the Portuguese, and here we have Portuguese rise and fall also. And then what we have is the Dutch. So एक काम करते हैं, let's do first the Portuguese. डच में मूव करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो पोर्चुगीज़ का मैं ये राइज एंड फॉल पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये समझ लेंगे तो चैप्टर पढ़ने में बड़ी ना आसानी हो जाएगी। 1498 में वास्को डगामा कैलिकट आते हैं, कलकत्ता आते हैं, और उनका ग्रैंड रिसेप्शन होता है बाय द लोकल किंग जामुरिन। वहाँ के जो लोकल किंग हैं जामुरिन उनका एक बहुत आलीशान और बहुत क्या कहते हैं ना, भव्य उनका रिसेप्शन करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। वास्को डगामा जो है उनको जामुरिन रिसीव करते हैं वास्को डगामा को 1498 में। ओके, फिर 1503 में क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है पहले पोर्चुगीज़ फोर्ट का कोचिन में पहला पोर्चुगीज़ किला बन रहा है। फिर 1505 यानी 1505 में क्या हो रहा है, सेकंड पोर्चुगीज़ फोर्ट बन रहा है कानानौर में, ठीक है। फिर 1509 में क्या हो रहा है, 1509 में कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जामुरिन, यानी जो गुजरात, इजिप्ट और जामुरिन कंबाइंड फ्लीट है, उनकी डिफीट हो रही है पोर्चुगीज़ गवर्नर फ्रांसिस्को अल्माइडा के द्वारा। फिर उसके बाद में 1510 में क्या हो रहा है, अल्फोंसो अल्बुक्यूरिक है एक पोर्चुगीज़ गवर्नर जो कि गोवा को बीजापुर से कैप्चर करते हैं। फिर इसके बाद में 1530 में क्या होता है, गोवा का डिक्लेरेशन होता है एज द पोर्चुगीज़ कैपिटल। देन 1535 में क्या होता है, सब्जुगेशन होता है दीव का। उसके बाद में 1559 में क्या हो रहा है, पोर्चुगीज़ जो है वो दमन को कैप्चर करते हैं, और दीव दमन जो है वो आज की डेट में हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दीव एंड दमन। सो फिर 1596 में क्या हो रहा है कि जो आउस्टर है पोर्चुगीज़ का, वो होता है डच के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया से। इसके बाद में 1612 में क्या होता है, लॉस्ट ऑफ सूरत टू द इंग्लिश, यानी जो सूरत उनके कंट्रोल में था अब वो इंग्लिश को हार जाते हैं, अब वो सूरत जो है वो इंग्लिश के कंट्रोल में है। फिर 1663 में जो डच हैं वो जीत जाते हैं पूरा पोर्चुगीज़ फोर्ट को मालाबार कोस्ट पे, और पोर्चुगीज़ को इंडिया से भगा देते हैं, ठीक है, मतलब भगा क्या देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है और थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं दैट हम पे कब्ज़ा था, यहाँ पे अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने ऐसा किया एंड ऑल दैट। सो अब हम एक और व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अंग्रेज़ नहीं आए थे, इंडिया वॉज अ मार्केट फॉर मैनी ईयर्स। ओके, ख़ास तौर से जब हम देखते हैं इन द मेडिवल पीरियड बहुत सारी फॉरेन पावर्स आई हैं, नॉट ओनली इंग्लिश, उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। Okay, so though we talk of ancient, medieval and modern periods in history is a continuity. It is not always easy to distinguish clearly when one period ends and another begins. So if we think of the history of modern India as a beginning with the advent of the Europeans, we need to go back to what is generally
generally considered the medieval period, the 15th century itself, indeed to a time even before the Mughals came and established their empire. So जब हम एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अलग अलग कर देंगे। जैसे अगर मेरी लाइफ है तो मेरी लाइफ एक कंटिन्यूस चीज़ है, ठीक है। मैं छोटी थी, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर बूढ़ी हो गई, फिर मर गई। तो ये मेरी जो लाइफ है, ये लाइफ को मैं डिवाइड नहीं कर सकती कि एक टाइम तक मैं छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, फिर मतलब ये डिवीजन आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं बूढ़ी हो रही थी तब भी मैं कुछ कर रही थी। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दैट। तो हिस्ट्री को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये जो है ये एंशियंट हो गया, ये मॉडर्न हो गया, ये मेडिवल हो गया। यू कैन नॉट डिवाइड इट। व्हाई? बिकॉज everything is going on in certain part of history. Okay, certain things are going on in every part of history. I wanted to say that. So ऐसा नहीं होगा कि आप क्लियरली एक पीरियड को डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि एक पीरियड ख़त्म हो रहा है और दूसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको लाइफ का एग्जांपल दिया, आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मैं बूढ़ी कब नहीं थी और कब से मैंने बूढ़ा होना शुरू किया। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में कोई वॉल क्रिएट नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को ऐसे सोचते हो कि वो यूरोपियंस के आने से शुरू हुई है, तो आपको अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालना चाहिए, क्योंकि यूरोपियंस के आने से अगर हिस्ट्री शुरू हुई है तो यूरोपियंस 18वीं सदी में नहीं आए हैं, यूरोपियंस आए हैं मेडिवल पीरियड में। 15th सेंचुरी से यूरोपियंस आने शुरू हो गए थे, बल्कि एक ऐसा समय जब मुगल्स भी अपना एम्पायर ठीक से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। इवन एट दैट पीरियड यूरोपियंस आर देयर इन इंडिया। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्चुगीज़ की। सो द पोर्चुगीज़ इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, यानी इंडिया के लिए एक सी रूट की डिस्कवरी। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में भी कि एक सी रूट डिस्कवर किया एंड ऑल दैट। सो आज हम जान ही लेते हैं कि क्या है वो सी रूट की कहानी। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, द अरब्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया। तो जब रोमन एम्पायर जो है वो 7th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है, तो जो अरब्स हैं यानी अरेबियन जो लोग हैं उन्होंने इजिप्ट और पर्शिया, इजिप्ट को कहते हैं मिस्र और पर्शिया को हम कहते हैं फारस कहते हैं शायद उसको। तो ये जो दो जगहें हैं मिस्र और फारस, ये दो जगहें मिल करके अपना डोमिनेशन, मतलब अरब्स जो हैं वो इन दोनों जगहों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन दोनों जगहों को डोमिनेट कर रहे हैं। कब? जब रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई है। तो अरब्स डोमिनेट कर रहे हैं इजिप्ट को भी और पर्शिया को भी। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडियंस डिक्लाइंड, एंड विद दैट द ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द इंडियन कॉमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, calicos, silk and various precious stones that were greatly in demand was affected। यानी कि क्योंकि अब अरब वर्ल्ड उसको डोमिनेट कर रहा है, तो इस डोमिनेशन की वजह से हुआ ये कि इंडिया आने के जो सीधे रास्ते थे ना, जो डायरेक्ट कंट्रोल था यूरोपियंस का इंडिया के साथ, वो डिक्लाइन हो गया। और उसके डिक्लाइन होने के साथ साथ जो देखिए हुआ क्या है, रोमन एम्पायर, यूरोपियंस, अब रोमन एम्पायर हो गई ख़त्म। तो जो रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, अरब्स जो हैं वो इजिप्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, पर्शिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोमन एम्पायर जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया के साथ ख़त्म हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ ख़त्म हो जाता है, ट्रेड पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है यूरोपियंस का। तो फिर क्या होता है, वो जो ईजी एक्सेसिबिलिटी है इंडियन कॉमोडिटीज़ के लिए, जैसे कि मसाले, स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क और अलग दूसरे वेरियस प्रेशियस आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इंडिया के साथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है इंडिया के साथ फॉर ट्रेड। सो इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन तुर्क्स। ऑटोमन तुर्क्स जानते होंगे आप, सल्तनत उस्मानिया। ओके, सो ऑटोमन तुर्क्स जो हैं, जो एक टर्की एम्पायर है, तो 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो किसके पास चला जाता है, ऑटोमन तुर्क्स के पास चला जाता है, जो कि एसेंडेंट
who were on the ascendant. So merchandise from India went to the European markets through Arab Muslim intermediaries. तो अरब मुस्लिम्स जो हैं वो इंटरमीडिएट कर रहे हैं ट्रेड में, और इससे क्या हो रहा है इस इंटरमीडिएशन से कि अरब मुस्लिम्स के थ्रू यूरोपियन मार्केट में मर्केंडाइज यानी कि इंडियन जो गुड्स हैं वो जा रही हैं. द रेड सी ट्रेड रूट वॉज अ स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स अर्नड ट्रिमेंडस रेवेन्यूज. जो रेड सी है, रेड सी ट्रेड रूट है, वो एक स्टेट मोनोपोली है, यानी स्टेट उसको पूरी तरह स्टेट का कंट्रोल है उसके ऊपर. सो इस मोनोपोली की वजह से इस्लामिक रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू की अर्निंग हो रही है, बिकॉज दैट रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लैंड रूट्स हैं इंडिया के लिए वो भी अरब्स कंट्रोल कर रहे हैं. इन सर्कमस्टांसेस में यूरोपियंस जो हैं उनको एक डायरेक्ट सी रूट चाहिए इंडिया का. तो इस पैराग्राफ से देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीधी सीधी एक चीज़ ये समझ में आती है कि अरब जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं इस टाइम, और इस वजह से जो डायरेक्ट रूट है इंडिया आने के वो अरब्स के कंट्रोल में है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अरब को देना पड़ता है. जैसे अब यूरोपियन पावर्स ये चाहती हैं कि उनके पास अपना एक डायरेक्ट रूट होना चाहिए इंडिया आने का, उन्हें वो ये रेवेन्यू पे नहीं करना चाहती. ठीक है, सो मतलब रेवेन्यू उनको पे करना ठीक नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमारे पास अपना रूट होना चाहिए. 15th सेंचुरी यूरोप एक रेनेसा की स्पिरिट से घिरा हुआ है, पूरी तरह बंधा हुआ है. वहाँ पे हर चीज़ जो है उसका जो कॉल है ना, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का, हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखने का, रेनेसा का स्पिरिट है काफ़ी ज़्यादा. when you are trying to make new things, so you are very much excited and you have a lot of confidence. So that confidence and that feeling and that call for exploration is there in Europe at that particular time. So what happens is, at the same time, Europe made great advances in the art of shipbuilding. Shipbuilding and navigation is also prospering, is also developing day by day. So at the same time, when the Renaissance is in high time, we can say, so there is also a great advance in the art of shipbuilding and navigation, and this leads to one thing, that is there was about the different voyages that were sent by the Europe all over to the uncover corners of the east, So there was an eagerness, there was an urge to know about the different places of the world, about the different areas which could be covered, which could be सीन. ओके, सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक प्रकार का क्या है उनके अंदर, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. उनका जो शिप बिल्डिंग का आर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, नेविगेशन का आर्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है, एडवांस आ गया है हर चीज़ में, और एक ईगरनेस है उनके अंदर एक चाह है कि वो यूरोपियंस के अंदर कि वो अपने एडवेंचरस सी वेजेस को भेजते हैं ताकि वो ईस्ट के जो कोने हैं उनके बारे में जान सकें. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत सारे रीजन्स का यूरोप के, वो भी प्रोग्रेस कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और जो लैंड है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, कल्टीवेशन, लैंड अंडर कल्टीवेशन भी एक्सपैंड कर रहा है, एक इम्प्रूव्ड प्लो यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा है जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, और मीट का सप्लाई भी बढ़ गया है. और अगर मीट का सप्लाई बढ़ गया है, क्रॉप अच्छी हो रही है, तो जाहिर सी बात है, एक आपको ये पता होगा दैट मीट नीड्स प्रिजर्वेशन. मीट जो है उसको आप स्टोर करेंगे तो यू नीड प्रिजर्वेशन फॉर दैट. मान लीजिए आप क्रॉप ग्रो करते हैं, तो क्रॉप के प्रिजर्वेशन का तो सिंपल तरीका ये है कि आप उसे धूप में सुखा दीजिए एंड देन यू कैन स्टोर इट. बट मीट के साथ सीन ये है कि मीट जो है वो ख़राब होने लगता है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसकी कुकिंग के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो दैट नीड्स स्पाइसेस फॉर कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन एज वेल. सो तो प्रोस्पैरिटी भी बढ़ती जा रही है, यानी आप देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है. सो यहाँ पे उनकी जो डिमांड है ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की वो भी बढ़ती जा रही है. व्हाट इज़ ओरिएंटल? ओरिएंटल आप जानते होंगे, ओरिएंटल मीन्स समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दी एशियन पोर्शन. एशियन कल्चर जो है उसकी लग्जरी क्या है? इट हैज़ स्पाइसेस, इट हैज़ डिफरेंट गुड्स. We will talk about Oriental in some another video. I will collect some data on that and then we will talk. तो वेनिस और जेनेवा
जहाँ पहले काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है ट्रेड से, ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड किया उन्होंने, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहें हैं और वो Okay. Venice and Genoa, which had earlier prospered through trade in Oriental goods, were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major explorations on their own. The North Europeans were ready to aid Portugal and Spain with money and men, even as the Genoese were ready. Even as the Genoese were ready to provide ships and technical knowledge, it is also to be noted that Portugal had assumed the leadership in Christendom resistance to Islam, even as it had on itself the spirit of exploration that had characterized the Genoese. So कहने का अर्थ ये है कि वेनिस और जेनोवा जो कि छोटे छोटे टाउन्स हैं एक तरीके से, वो जो हैं वो ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड करते हैं, काफ़ी उनमें ग्रोथ हो गई है, डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी वो ऑटोमन तुर्क्स का सामना नहीं कर सकते। तो और अकेले वो मेजर एक्सप्लोरेशंस कर नहीं सकते। तो जो नॉर्थ यूरोप है वो पोर्चुगल और स्पेन की मदद करने को तैयार है, पैसे से भी और आदमियों से भी, और क्योंकि जो जेनेवस हैं वो मदद करने को तैयार है, शिप प्रोवाइड करने को तैयार है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने को तैयार है। लेकिन हमें ये भी याद करना चाहिए कि पोर्चुगल जो है वो क्रिश्चियनडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम में अपनी क्या मान चुका है, लीडरशिप को अज्यूम कर चुका है, पहले से ही मान चुका है। और ओके, तो मतलब उसने खुद में मान लिया है। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ओशन रूट इंडिया के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो ये चीज़ जो है ये एक ऑब्सेशन बन गई है प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल के लिए। यानी पोर्चुगल के जो प्रिंस हेनरी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ना ऑब्सेशन बन गई है कि वो इंडिया के लिए एक नया रूट फाइंड करना चाहते हैं। ऐसा हिस्टोरियंस ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जिनका निक नेम भी पड़ गया था नेविगेटर, ठीक है। और वो एक सर्कमवेंट फाइंड करना चाहते थे, मतलब मुस्लिम डोमिनेशन जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का, उसके अगेंस्ट में वो कुछ पता लगाना चाहते थे कि उनको कोई रास्ता मिल जाए। तो सभी रूट्स जो कि इंडिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए वो एक काउंटर चाहते थे, ठीक है। सो पोप निकोलस फिफ्थ जो है वो प्रिंस हेनरी को एक बुल देते हैं 1454 में, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम सी को डिस्टेंट शोर्स ऑफ द ओरिएंट तक एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम नेविगेट कर सकते हो, और इंडिया तक को तुम जो जा करके तुम नेविगेट कर सकते हो। और अगर तुम इस्लामिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हो और क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ तक जा कर के इसको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रिंस हेनरी जो है वो इससे पहले ही मर जाते हैं, इससे पहले कि उनकी ड्रीम जो है वो सच्ची हो, इससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 के अंडर में अगर हम देखें तो 1494 में ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। और इस ट्रीटी का एक इफ़ेक्ट 1497 में ये है कि जो रूलर्स हैं पोर्चुगल और स्पेन के, उन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को खुद में डिवाइड कर लिया, एक इमेजिनरी लाइन बना ली अटलांटिक में, सम 1300 माइल्स केप वैड्रे आइलैंड से 1300 मील वेस्ट की दूरी पे उन्होंने अपनी खुद की एक इमेजिनरी लाइन बना ली कि ऐसा है भाई कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में ऐसे इतना पार्ट तुम रख लो, इतना पार्ट हम रख लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रीटी के अंडर में पोर्चुगल जो है वो क्लेम कर सकता है और ऑक्यूपाई कर सकता है कुछ भी चीज़ टू द ईस्ट ऑफ द लाइन, यानी उस लाइन के ईस्ट तक जो कुछ है वो पोर्चुगल का है, और स्पेन जो है वो वेस्ट तक की हर चीज़ क्लेम कर सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं इस एक ऐसी कोई लाइन है तो उसके एक डायरेक्शन की सारी चीज़ें, उसके एक साइड की सारी चीज़ें पोर्चुगल से बिलोंग करती हैं, दैट इज़ द ईस्ट साइड, एंड देन टू द वेस्ट साइड एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्पेन। सो ये जो सिचुएशन है ये पोर्चुगीज़ इंकर्जन्स के लिए तैयार की गई हैं। यानी जब इंडियन पानी में पोर्चुगीज़ उतरते हैं तो उससे पहले की जो सिचुएशन है वो यही सब है, लाइन
इमेजिनरी लाइनर और। तो इसके बाद में 1487 में ऐसा होता है कि जो पोर्चुगीज़ नेविगेटर हैं जिनका नाम है बैथोलोम्यू दियास, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का उसको राउंडेड किया और सेल किया ईस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे कि जो he was well convinced that the long sought after sea route to India had been found। तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे कि वो जो सी रूट इतने समय से ढूंढ रहे थे वो उनको मिल गया। बट इट वॉज ओनली 10 years later that an expedition of Portuguese ships headed out to India in 1497 and arrived in India in slightly less than 11 months time in May 1498। यानी कि फिर क्या होता है, 10 साल के बाद में एक एक्सपेडिशन आती है पोर्चुगीज शिप्स की जो कि इंडिया आती है 1497 में, और इंडिया वो लोग पहुंच जाते हैं 11 महीने से भी कम के टाइम में 1498 में, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग से रूलिंग तक ये लोग कैसे पहुंचे यूरोपियन, तो वास्को डगामा की अगर हम बात करें तो व्हाट डज द रोल वास्को डगामा प्लेज इन ऑल दिस, ओके। ओके, सो 3 शिप्स वास्को